थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 13 के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दो समतलों के बीच का कोण अर्थात एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। देख सकते हैं दो समतलों के बीच का कोण क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज the angle between two planes is defined by the angle between their normals, अर्थात दो समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंबों के बीच के कोण के बराबर होता है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई प्लेन 1 है जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी एक प्लेन है, प्लेन 1 कह दिया। दूसरा हमारे पास एक प्लेन है ए डी और इसको मान सकते हैं आप सपोज आर एस, ए डी आर एस, ये दूसरा प्लेन हो गया। इनके बीच का एंगल थीटा ये दिया जाता है इनके नॉर्मल के बीच के एंगल से। ये आप देख सकते हैं किसी बिंदु ओ से एक नॉर्मल डाला गया, इस समतल प्लेन 2 पर बिंदु O से इस प्लेन फर्स्ट पर प्लेन 1 पर एक नॉर्मल डाला गया है। ये इसको आप कोई बिंदु चाहें तो डाल सकते हैं। ये OP हो गया आपके पास और ये हो गया OQ, ये N1 कह सकते हैं। ये नॉर्मल 1 हो गया। OP ये नॉर्मल 2 हो गया, N2 मैंने इधर दिखाया हुआ है। तो ये एंगल थीटा इन दोनों के नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होता है। तो ये वाला कोण जो है आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एंगल यदि थीटा न्यून कोण है तो ये दोनों नॉर्मल के ये जो बीच में जो एंगल न्यून कोण आ रहा है थीटा, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो एक डायग्राम से भी आप इसको डिमॉन्स्ट्रेशन से थोड़ा और आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना ये कोई दो समतल हैं, आप देख रहे हैं ये पिंक कलर में मैंने एक समतल दिखाया हुआ है, ये येलो कलर में एक दूसरा समतल दिखाया है और ये दोनों समतलों पे ये कोई दो नॉर्मल हैं, अभिलंब हैं, परपेंडिकुलर लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों नॉर्मल समांतर हैं, अर्थात इन दोनों प्लेनों के बीच कितना कोण होगा, इन दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि इनके नॉर्मल के बीच कितना एंगल है 0 डिग्री। यदि ये प्लेन एक प्लेन दूसरे प्लेन पर लंबवत होगा परपेंडिकुलर, तो देख सकते हैं एक प्लेन दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर। तो इनके नॉर्मल कितना कोण बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इनके अभिलंबों के बीच का कोण 90 डिग्री आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात दो समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंब के बीच के कोण के बराबर, नॉर्मल के कोण के बराबर होता है। आइए अब इसको आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। यदि यह इन दोनों समतलों के बीच का कोण यदि ये वाला न्यून कोण होगा यानी 90 डिग्री से कम होगा, तो यह आप देख सकते हैं किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। यह कोण यहाँ इस कोण के बराबर होगा ये। तो इसको जरा एक डायग्राम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कोई प्लेन 1 है, जैसे मैंने प्लेन 1 लिखा हुआ है, ये लाइन है प्लेन 1 की, ये लाइन है प्लेन 2 की। मैंने सपोज किया इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोण बना रहे हैं। अब आप देखिए इस वाले प्लेन 2 के साथ एक नॉर्मल लाइन ये रही, जो बिंदु O से ओरिजिन से एक नॉर्मल डाला गया यहाँ पे, ये वाला आप देख सकते हैं, और बिंदु O से इस प्लेन 1 पर एक नॉर्मल ये डाला। दोनों अभिलंब मैंने रेड कलर की लाइन से दिखाए हुए हैं। तो आप देखते हैं कि ये अगर 60 डिग्री है तो इनके नॉर्मल दो प्रकार से कोण बनाते हैं। जहाँ ये कट कर रहे हैं बिंदु O पर आपस में मिल रहे हैं, तो ये 60 डिग्री के सामने वाला कोण जो होगा ये अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री। और ये चूंकि नॉर्मल है सो दिस इज 90 डिग्री, अगेन दिस इज ए नॉर्मल सो दिस इज आल्सो 90 डिग्री। सो आप देख सकते हैं ये 120 डिग्री हो गया। अब आप ये भी देख रहे हैं कि ये नॉर्मल लाइन और एक ये नॉर्मल लाइन दोनों कट कर रही हैं कहाँ पे, ओ बिंदु पर।
तो ये 120 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण भी 120 डिग्री होगा इस तरीके से, जिसे मैं बता सकता हूँ कि ये भी 120 डिग्री एंगल होगा। तो फिर ये दोनों कोण कितने होंगे, ये आप मेजरमेंट करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये दोनों 60-60 के होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप देख सकते हैं कि दो प्लेन के बीच का कोण उनके नॉर्मल के द्वारा बनाए गए, यदि ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण 60 डिग्री का इसके द्वारा दिया जाएगा। और यदि ये वाला, यदि इन दोनों प्लेन के बीच का कोण अधिक कोण होगा, अर्थात 90 डिग्री से 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो उनके नॉर्मल के द्वारा अधिक कोण भी दिया जाएगा। ये इससे ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब इसके लिए फॉर्मूला समझते हैं। तो देखा आपने, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करने का प्रयास किया, स्पष्ट करने का प्रयास किया कि दो समतलों के बीच का कोण उनके नॉर्मल के बीच के कोण के बराबर होता है। अब यह फॉर्मूला कौन सा होता है, यह फॉर्मूला किया जाता है, ये बताते हैं आपको। देखिए, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 कोई दो समतल हो, अर्थात ये दोनों किसी दो समतलों के तो उनके बीच का कोण थीटा, मान लीजिए थीटा कोण है, सूत्र cos थीटा इक्वल टू ये a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के द्वारा दिया जाता है, जहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 क्रमशः दोनों समतलों पर अभिलंबों अर्थात नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं, दिक् अनुपात हैं। ये क्लियर हुआ आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, these two are the equations of two planes and then we can find the angle between these two planes by this formula, which is cos theta equal to, I have already stated it, cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are direction ratios of the normal to the planes। आइए विचार करते हैं कि दो समतल किस स्थिति में लंबवत होते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं केस फर्स्ट में, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, this implies cos theta equal to cos 90, this is equal to 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। so that the formula, इसमें हमने cos theta की वैल्यू 0 पुट कर दी, बाकी ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। so this implies a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। this is the condition for verifying if the two planes are at 90 degree or if the two planes are perpendicular। यदि दो समतल लंबवत हैं तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू यदि आप 0 सिद्ध कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि दोनों समतलों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। आइए अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इट मीन्स बोथ प्लेन्स आर पैरेलल। जब दोनों समतल समांतर होंगे तो इसका अर्थ ये है कि उनके नॉर्मल भी समांतर होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो समतल समांतर हैं तो उनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 होगा। उस परिस्थिति में साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो दैट बाय यूजिंग लैग्रेंजेस प्रॉपर्टी वी हैव फाइंड द रिलेशन एज a1 अपॉन a2
दिस इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन आ जाती है। अगर दो प्लेन समांतर हैं, दो समतल समांतर हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रतिबंध वेरीफाई करना पड़ेगा, ये कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी। और आप यदि ऐसा दिखा सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि दोनों समतल समांतर होंगे, अर्थात उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। आइए अब इस पर आधारित हम कुछ सवाल हल करके देखते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इफ, अर्थात समतलों के बीच का कोण ज्ञात करो यदि x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस z माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों समतलों के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम समतलों की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं, जो समतल का व्यापक समीकरण होता है। सॉल्यूशन: As we know that the general equation of the plane is given by, क्या होती है प्लेन की व्यापक समीकरण जो है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये किसी समतल का व्यापक समीकरण होता है। अब ये दो समतल जो हमें दिए गए, इनकी तुलना हम इससे करके a1 b1 c1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ दिए गए comparing the given equation comparing the given equations of the plane with this we get, हमें क्या मिलेगा? हम दिए गए दोनों समतल के समीकरणों की तुलना इससे करेंगे तो हमें a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, we get a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू 2। ये देख सकते हैं a1 b1 c1। क्योंकि d की हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हमने d को नहीं लिखा है, और फॉर्मूले हमारे केवल ए बी सी दिए हैं। तो a2 इज इक्वल टू यहाँ से 2 हो गया आपके पास, b2 इक्वल टू आप यहाँ से नोट करेंगे -1 होगा, और इसी प्रकार c2 को आप नोट करेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 की प्राप्त हो गई। नाउ वी नो द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं दो समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हमने कंपैरिजन से अभी प्राप्त की थी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनके मान इस फॉर्मूले में हम रखेंगे और cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो वैल्यू पुट करने पर आप देखते हैं कि a1 a2, ये देखिए इसका हम नोट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस b1 b2, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू -1, c1 c2 2 इंटू 1, सो दिस वी कैन राइट, ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर यानी कि a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस अगेन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो नेक्स्ट अगले उसमें ये a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, सो इसका लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर प्लस फिर अगेन 1 का स्क्वायर। सॉल्विंग दिस वी गेट दिस इज 2 एंड दिस इज -1, दिस इज 2 एंड दिस इज, ये आप देख सकते हैं 1 + 1 2 एंड 4 6 हो जाएगा। सो दिस इज, ये होगा हमारे पास √6 इंटू ये भी हमारे पास 4 + 2 यानी 1 + 1, ये भी √6 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 - 1 3 अपॉन ये 6 हो जाएगा, √6 इंटू √6। सो सॉल्विंग दिस वी गेट 1/2। सो वी हैव द वैल्यू, इसमें आप देख सकते हैं
This implies cos theta is equal to 1 by 2, and this is the value we know, cos 60. So this is pi by 3. Therefore the angle theta equal to pi by 3. दो प्लेन के बीच में ये एंगल होगा. This implies theta equal to 60 degree will be the angle between two planes. Hence the answer. आइए इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं. आइए इस सवाल पर विचार करते हैं. इसको हल करना है. Prove that the planes 2x plus 6y plus 6z minus 7 equal to 0 and the plane 3x plus 4y minus 5z minus 8 equal to 0 are perpendicular to each other. सिद्ध करिए कि ये दो दिए गए समतल, ये और ये वाला, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं. यह हमें सिद्ध करना है. आइए इसको हल करते हैं. देखिए, as we know that the two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 are perpendicular if and only if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. अर्थात दो समतल परस्पर लंबवत होंगे यदि यह प्रतिबंध हम संतुष्ट करके इसे दिखा दें, इसकी जांच कर लें. अथवा इस सवाल को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि cos थीटा एंगल की वैल्यू उस फॉर्मूले से निकाल दें जो हमने आपको अभी बताया था. तो चूंकि सवाल में कहा गया है कि सिद्ध करो दोनों समतल परस्पर लंबवत होंगे, तो लंबवत होने के लिए आप इस कंडीशन को ही चेक करना. इससे आप इसे चेक करने से ही आप इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. Comparing the given planes, the given equations of the plane we get. देखिए, ये समतल है 2x प्लस 6y प्लस 6z माइनस 7 की कंपेरिजन हमने इस वाले प्लेन से की. तो हमें a1 b1 c1 की वैल्यू क्या प्राप्त होंगी. देखिए, यहाँ से देखिए a1 b1 c1, तो 2 6 6, ये a1 2 6 और 6. इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 8 इक्वल टू 0. इसकी कंपेरिजन जब हमने इससे की तो हमें a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 4 एंड माइनस 5. अब चूंकि आपके पास a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो चुके हैं, अब हम ये वैल्यूज इस कंडीशन में प्रतिबंध में पुट करके वेरीफाई करेंगे. सो हियर वी हैव a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे. ठीक है, तो a1 a2 यहाँ से देख लीजिए, ये a1 a2 2, ये आपका हो गया 2 इंटू 3 प्लस b1 b2 ये हो गया आपका 6 इंटू 4 प्लस c1 c2 6 और ये माइनस 5 है, 6 इंटू माइनस 5. दिस इज इक्वल टू 6 प्लस ये 24, दिस इज माइनस टाइम्स 30, ये माइनस हो गया 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई करके माइनस 30, एंड दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 30 इक्वल टू 0. तो आपने देखा किस तरह से हमने ये वैल्यू 0 इसको दिखा दिया. तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ, आप लिख सकते हैं अब हियर, वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. जब ये वैल्यू 0 आ गई तो अब आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज द गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज
the given planes are perpendicular, यहाँ आप लिख सकते हैं perpendicular to each other, hence the result। ये कंडीशन आपने वेरीफाई कर ली, यहाँ आप कह सकते हैं अतः दिए गए समतल परस्पर लंबवत होंगे। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर आया। तो इसी प्रकार आइए एक सवाल और देखते हैं और उसको हल करके उसे देखते। आइए एक सवाल करते हैं। प्रश्न ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through the point 1 1 minus 1 and perpendicular to the planes x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0। अर्थात उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु, ध्यान दीजिएगा, एक समतल है कोई, ये उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये समतल है जो बिंदु, कोई पॉइंट P है, बिंदु 1 1 माइनस 1 से होकर जाता है। समझिएगा, किससे जाता है? 1 1 माइनस 1 से होके गुजरता है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, और दो समतल दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पर क्या है? ये परपेंडिकुलर। इट मीन्स, मान लो कोई समतल इस प्रकार से है जिस पर ये, हम ये इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके से हमारा कोई प्लेन होगा जिस पर ये क्या है? परपेंडिकुलर दिया है। तो इस वाले समतल का इक्वेशन हमने ये मान लिया, पहला वाला, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस पर परपेंडिकुलर है और इस वाले समतल पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी लंबवत है। तो इसको कहाँ बनाएंगे? इसको आप यहाँ मान सकते हैं कि ये एक कोई समतल है, इस तरह से ऐसे इमेजिन कर लीजिए, और इसका समीकरण कौन सा है? ये 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। तो इस समतल का समीकरण जो एक बिंदु P से होके जा रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन। we know that आइए कैसे हल करना है, देखिए। We know that the equation of a plane passing through any point x1 y1 z1 is given by a into x minus x1 plus b ब्रैकेट में y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0। यहाँ abc क्या है? abc इस समतल के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं। अर्थात ये जो है ABC जो है इस समतल के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं। ये कोई नॉर्मल है इस समतल पर, यहाँ से ये कोई नॉर्मल देखा है जिसके DR ABC हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात जानते हैं कि यदि हमारा ये समतल इस वाले समतल पर लंबवत है, तो इस वाले समतल की जो DR होगी, डायरेक्शन रेशो होगी, वो इस तरह से होगी और वो रेखा ऐसे गुजरते हुए जा रही होगी। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले समतल की डायरेक्शन रेशो और इस वाले समतल की डायरेक्शन रेशो परस्पर लंबवत हैं। इसके कारण हम इससे रिलेशन, दो समीकरण बना लेंगे। सबसे पहले तो इस समीकरण को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास a इंटू एक्स माइनस x1 y1 z1 कहाँ से आया? ध्यान दीजिए, ये हमारा कोई पॉइंट है जिससे बिंदु समीकरण, ये समतल हमारा गुजर रहा है, x1 y1 z1। तो x1 की वैल्यू मैंने 1 रखी, प्लस b y1 की वैल्यू भी मैंने 1 रखी, ये लिखा है कोऑर्डिनेट, प्लस c z1 की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे उस समतल का समीकरण आ गया, ये वाला। ये हमारे अभीष्ट समतल का समीकरण है जिसे हमें ज्ञात करना है। ये कब मिलेगा? जब आपको ABC के मान प्राप्त हो जाएंगे तो ये समतल का समीकरण आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये समतल का समीकरण ये रहा, समीकरण 1 से। ABC क्या है? ABC इस समतल की DR है, और ये वाला हमारा समतल जो है इस समतल पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी DR ये हो गई, अर्थात 1 2 3।
और इसकी डी आर ए बी सी है। तो चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलरिटी के रिलेशंस क्या था जो अभी हमने बताया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। उस हिसाब से आप ये देखेंगे ये क्या होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस प्लेन फर्स्ट, कौन सा प्लेन, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा दिया गया प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज इसका डी आर ए बी सी है और इसके डी आर 1 2 3 है। तो आप लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, एक ये रिलेशन आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली प्लेन फर्स्ट मतलब ये वाला प्लेन, ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, देखिए ये प्लेन इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है। तो इसकी डी आर कहाँ होगी, इसका पहले नॉर्मल पता करिए। इसका जो नॉर्मल मान लीजिए यहाँ से इसका अभिलंब ये जा रहा है, तो ये नॉर्मल इसका और ये नॉर्मल इसका, दोनों परपेंडिकुलर हो गए 90 डिग्री पर। इसीलिए हम कह सकते हैं सिमिलरली प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, कौन सा प्लेन, ये वाला, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। इस पर परपेंडिकुलर होने के कारण रिलेशन मिलेगा हमें ABC का, ये मिलेगा दिस इम्प्लाइज 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। देखिए हमारे पास कुल 2 समीकरण आ गए जिन्हें हमें हल करना है। एक तो ये आ गया a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, दूसरा ये आ गया 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को हम बीज गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इन्हें सॉल्व करने के बाद देखते हैं ABC के मान क्या प्राप्त होते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये तो हमारा वो समीकरण है जिसे हम ज्ञात करना चाहते हैं, जिसमें हमें ABC का मान मिल जाने पर समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे 2 समीकरण आए थे अभी जो हमने लिखे थे। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीज गुणन विधि से सॉल्व करके ABC के मान इस प्रकार लिखेंगे। ये समझ सकते हैं आप, ये a का मान कैसे आया, a को जैसे ये आपने हाइड किया, ढक लिया, तो ये 2 4 8 आ गया यहाँ पे, देखिए 8, और ये माइनस करेंगे इसको, माइनस 3 और 3 ये लिखा है यहाँ पे, तो ये 9 हो गया प्लस का, तो 8 प्लस 9 17 हो जाएगा। इसी प्रकार जब b को लेना है तो b का, अब ये आप इसको यहाँ 3 और 2, 3 2 जा 6 हो गया आपका, और माइनस ये 4 बन जा 4 हो गया, इक्वल टू c को हाइड करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3, सो दिस इज 1 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2, सॉल्विंग दिस ये 17 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये माइनस 7 होगा, और इक्वल टू लैम्डा मान लिया। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा क्या है, कोई ऐसा कांस्टेंट है जो 0 नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 17 लैम्डा, b की वैल्यू 2 लैम्डा, c की वैल्यू माइनस 7 लैम्डा। तो ABC की इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो यहाँ लिखेंगे using values of A, B, C in equation first। जब इसे देखिए ये ABC के मान हमने समीकरण 1 में रखे तो हमें ये प्राप्त हो गया इस प्रकार से। अब चूंकि हम जानते हैं लैम्डा 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ हमने लैम्डा से डिवाइड कर दिया, तो ये हमको सॉल्व करने पे मिलेगा 17x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 1 माइनस 7z प्लस 1, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इस प्रकार प्राप्त होगा। तो देखा लैम्डा से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, चूंकि लैम्डा बराबर नहीं 0। अब इसके बाद ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 17x प्लस 2y, ये 2y माइनस 7z और बाकी के कांस्टेंट माइनस 17 एंड माइनस के 2 and minus k 7. So finally solving we get this value as 17x plus 2y and
ये आपका इक्वेशन आ गया 17x + 2y - 7z - 26 = 0। दिस इज आंसर। तो देखा आपने किस प्रकार हमने वर्गीय गुणन विधि से सॉल्व करके एबीसी के वैल्यू प्राप्त किए। एबीसी के वैल्यू हमने समीकरण 1 में रखकर अभीष्ट समतल का समीकरण ये हमने प्राप्त कर लिया, जो कि 17x + 2y - 7z - 26 = 0 ये हमारा आंसर आया है। इसी प्रकार आप अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। थैंक यू।